हेलो दोस्तों, वेलकम टू चेतना क्लासेस। लर्न मराठी विथ इजी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। आप सीखने जा रहे हैं मराठी सुलभ भारती स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश मीडियम। और आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 7, नातवंडास पत्र। नातवंडा यानी कि ग्रैंड चिल्ड्रन। तो दादाजी अपने बच्चों के लिए एक पत्र लिख रहे हैं। अपने जीवन के बारे में उन्होंने क्या एक्सपीरियंस लिया है वो अपने बच्चों के साथ वो शेयर करते हैं। तो यहाँ दादाजी कौन है? नंदू नाटेकर जी, यानी कि नंद कुमार नाटेकर जी। इन्होंने यह पत्र लिखा है। इनका जन्म 1933 में हुआ था। हे भारताचे माजी बॅडमिंटन राष्ट्रीय विजेते आहेत। तो ये भारत के फॉर्मर बैडमिंटन नेशनल प्लेयर रह चुके हैं, नेशनल विनर रह चुके हैं। नाटेकर यांनी भारतासाठी 15 वर्षाच्या कारकिर्दीत 100 पेक्षा अधिक राष्ट्रीय आणि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलविले आहेत। तो अपने लाइफ में जब वो 15 साल के थे तभी उन्होंने 100 से भी ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स जो है वो देश के लिए लाए हैं। त्यांनी एकूण 6 वेळा मॅन्स सिंगल नॅशनल चॅम्पियनशिपमध्ये मॅन्स डबल नॅशनल चॅम्पियनशिपमध्ये मिळवून एकूण 6 वेळा आणि मिश्र दुहेरी राष्ट्रीय स्पर्धेत 5 वेळा विजेतेपद मिळवले आहेत। तो उन्होंने लगभग अकेले ही सिंगल नेशनल चैंपियनशिप में कुछ 6 बार और दोनों को डबल नेशनल चैंपियनशिप में यानी कि कुछ यहाँ पर भी 6 टाइम और दोनों को फिर दुहेरी राष्ट्रीय स्पर्धे में 5 बार, इस तरीके से जो है यहाँ पर उन्होंने जीत हासिल की है। और 1961 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो एक स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। तो इस पाठ के माध्यम से वो अपने बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं, देखिए। प्रस्तुत पाठातून लेखकाने निसर्ग सानिध्यात गेलेले समृद्ध बालपण, बॅडमिंटनची आवड, सातत्यपूर्ण परिश्रम आणि यातून संपादित केलेले उज्ज्वल यश या गोष्टीविषयीचा संवाद पत्ररूपाने आपल्या नातवंडांशी साधला आहेत। लेखक इस पाठ के माध्यम से बताना चाहते हैं कि निसर्ग के संगत में रह के, निसर्ग के सानिध्य में रहकर उनका बचपन किस तरीके से समृद्ध हुआ था और उन्हें बैडमिंटन की एक आदत लग गई थी, बैडमिंटन की पसंद हो गई थी और हमेशा लगातार परिश्रम करने से उन्हें किस प्रकार से एक उज्जवल यश जो है मिला। इस चीज़ को उन्होंने संवाद के रूप में पत्र में लिखकर अपने नातवंडों यानी कि अपने पोते पोतियों के लिए दिया हुआ है। तो प्रस्तुत पाठ आजी आजोबांचे पत्रे या पुस्तकातून घेतला है। तो आजी आजोबा का जो पत्र है इस बुक में से आपके लिए ये पत्र लाया गया है, जो नंदू नाटेकर जी ने अपने पोते पोतियों के लिए लिखा है। तो बच्चों, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, देखिए। प्रिय उद्धव, मेघा, मिहिका व जानवी, तो इन चारों के लिए दादाजी ने ये पत्र भेजा है। अनेक आशीर्वाद, तो बच्चों को उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा है, कितीदा तरी मनात येते की तुम्हा चौघांबरोबर बसून तुमच्याशी मनशोक्त गप्पा माराव्यात। दादाजी कहते हैं, कई बार मेरे मन में ऐसा आता है कि तुम चारों के साथ बैठूं और मनसोक्त यानी कि जितना मेरा मन करे पूरा मन भरकर मैं तुमसे बातें करते रहूं। मी माझे बालपण कसे घालवले ते तुम्हाला सांगावे और मैंने अपना बचपन किस तरह से बिताया ये सारी बातें मैं तुम सबको बताऊं। माझे शाळा कॉलेजातले दिवस कसे होते, स्कूल में कैसा था, मेरे कॉलेज के डेज कैसे थे, मतलब किस प्रकार मैंने अपने जीवन को जिया था, मैं तुम्हारे साथ शेअर करना चाहता हूँ। ते सांगावे आणि पुस्तकातून, मित्राकडून व शिक्षकांकडून मी जे काय काय आणि कशा कसे शिकलो ते सांगावे आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे माझ्या आई वडिलांकडून, तुमच्या पणजी पणजोबांकडून, त्यांच्या मायेतून मी काय शिकलो हेही तुमच्याशी बोलावे। क्या कहना चाहते थे कि पुस्तक यानी कि किताबों से, अपने दोस्तों से और अपने टीचर से मैंने क्या क्या सीखा है और कैसे सीखा है, ये सारी चीज़ों को मैं तुम्हारे साथ शेयर करूं, अपने एक्सपीरियंस को। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि मैंने अपने मम्मी पापा यानी कि आपके ग्रेट ग्रैंड दादा और दादी से मैंने क्या सीखा है, उनके प्यार से, मायेतून यानी कि
अपने तुम्हारे ग्रेट ग्रैंड जो पेरेंट्स है उनके प्यार से मैंने क्या सीखा है ये भी मैं तुम्हारे साथ शेअर करूं। पण प्रत्यक्षात तुमच्याशी बोलताना मोकळेपणाने मनासारखे बोलता येतेच असे नाही, म्हणून वाटते कि तुम्हाला हे पत्र लिहावे। तो लेकिन जब मैं पर्सनली तुम्हारे साथ बैठता हूँ तो अभी एज वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो इस तरीके से मन में जो कुछ है वो सारी बातें मैं तुम्हारे साथ नहीं शेयर कर पाता हूँ, इसीलिए मैं ये पत्र लिख रहा हूँ, ऐसा दादाजी ने कहा। मी शिकायला सांगलीला होतो। सांगली हे महाराष्ट्रातले एक गाव है। तो बोलते मैं पढ़ने के लिए सांगली में गया था। सांगली महाराष्ट्र का एक गांव है जहाँ पर मेरी पढ़ाई हुई। आमच्या शाळेला खूप मोठे मैदान होते, वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा प्लेग्राउंड था आणि त्याच जवळ एक बाग होती और उसी के पास में एक बगीचा, एक गार्डन भी था। आम्ही तिथे मनसोक्त खेळायचो। तो बच्चे उस गार्डन में और वो प्लेग्राउंड में बहुत ज़्यादा मन भरकर हम सभी खेलते थे, हुंडायतो, घूमते फिरते थे, झाडांवर चढायचो और पेड़ों के ऊपर चढ़ते थे। पाऊस आला कि त्यात चिंब भिजायचे और जब बारिश आती थी तो उसमें खेलते वक्त हम गार्डन में बारिश में पूरी तरह से भीग जाते थे। चिंब भिजायची यानी कि पूरी तरह से हम पानी में भीग जाया करते थे। निदान सुट्टीमध्ये तरी तुम्ही तुमच्या मोठ्या शहरामधून बाहेर पडून थंड हवेच्या गिरिस्थानकावर किंवा छोट्या गावी गेले पाहिजे। तो कहते हैं हमने तो अपना जीवन क्या है छोटे से गांव में बिताया था। गांव में सारा खुला आसमान था, मतलब जैसे शहरों में क्या होता है खुलापन बिल्कुल भी नहीं रह गया, मतलब सब जगह बच्चे क्या होते हैं एक कंजेस्टेड माहौल में रहते हैं हमेशा। तो कहा जा रहा है कि कभी तो छुट्टी में ही सही अपने बड़े बड़े शहरों को छोड़कर ठंड हवे वाले गिरिस्थान यानी कि कुछ हिल स्टेशन पर जाना चाहिए या किसी छोटे से गांव में विजिट करना चाहिए जहाँ पर हम नेचर के साथ में फ्रीली रह सके। पक्ष्यांची चिवचिवणे, पक्षियों की जो आवाज़ होती है, पक्षियों जो चिवचिव करके जो आवाज़ करती हैं, थवे, निहाड़ावे और उनका जो पूरा ग्रुप है, समूह, तो बर्ड्स का जो ग्रुप है उसे हम आप देखें। निहारना यानी कि ऑब्जर्व करना, तो थवे यानी कि ग्रुप, ग्रुप को ऑब्जर्व करना, पक्षियों की आवाज़ों को सुनना। तसेच जंगलातील विविध पशूंचे आवाज ऐकून हा मोठा मजेशीर अनुभव असतो, यानी कि जंगल में अलग अलग पशु और पक्षियों के आवाज़ों को सुनना ये बहुत ही मज़ेदार सा एक्सपीरियंस होता है। मोकड़े आकाश यानी कि खुला आसमान, वाहती नदी, बहती हुई नदी आणि झाडे आपल्यासाठी गमतीचा नजरानाच आणत असते। तो यानी कि हमारे लिए बहुत ही मज़ेदार सा ये एक नजराना ही लेकर आती है प्रकृति हमें दिखाने के लिए। नजराना यानी कि मूल्यवान भेंट, एक वैल्यूएबल गिफ्ट जो प्रकृति ने हमारे लिए सजा कर रखा है, त्याची मजा तुम्ही लुटली पाहिजे। तो इसका मजा तुम सभी को लेना चाहिए ऐसे किसी प्राकृतिक मतलब नेचर स्पॉट पे जाकर। माझ्यापुरते बोलायचे तर मी अभ्यासामध्ये काही फारसा चांगला नव्हतो। दादाजी कहते हैं कि अगर मेरे बारे में कहते हो तो मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, पण खेळायला मात्र आवडायचे आणि बैडमिंटनची आवड मला लहान वयातच लागली होती। तो बोलते हैं मुझे पढ़ना उतना पसंद नहीं था लेकिन मैं खेलने में बहुत अच्छा था, खेलना मुझे बहुत पसंद था और उसमें भी बचपन से ही मुझे बैडमिंटन बहुत पसंद था। निरनिराळे चषक वर दाढी घेतलेले माझे कितीतरी फोटो तुम्ही पाहिले आहेत ना। तो दादाजी कहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कप और शील्ड यानी कि जो ट्रॉफीज मुझे मिली है वो लेते वक्त की फ़ोटो तो तुम सभी ने देखी ही है ना। सातत्याने परिश्रम करूनच मी विजेता खेळाडू होऊ शकतो। लगातार मैंने अपनी लाइफ में परिश्रम किया और जिसके कारण मैं एक विजेता खिलाड़ी बन चुका हूँ। आंतरराष्ट्रीय सामन्यात आपल्या देशाचे मी प्रतिनिधित्व केले, मला अर्जुन पुरस्कार मिळाला। मैंने इंटरनेशनल कंपटीशन में अपने देश के लिए अपने आप मतलब देश का रिप्रेजेंटेशन किया था और जिसके लिए मुझे अर्जुन पुरस्कार मिला था। तुम्ही कोणता न कोणता खेळ खेळलाच पाहिजे। मैं किसी ना किसी खेल में तो अपना इम्पोर्टेंस लगाना ही चाहिए, यानी कि कोई ना कोई खेल जो है वो तुम्हें पसंद होना चाहिए, जैसे क्रिकेट हो, टेनिस, बैडमिंटन, ऐसा कोई ना कोई खेल तुम्हारा पसंदीदा होना चाहिए।
खेल खेलण्यामुळे आपल्या आयुष्यात शिस्त येते, क्योंकि इससे हमारे जीवन में एक डिसिप्लिन आता है। खेल में कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करने से हमें अपने जीवन में भी कई सारे नियमों का पालन करने की एक आदत होती है। कोणत्याही प्रसंगाचा सामना कसा करायचा, मतलब कोई भी सिचुएशन आ जाए उसका सामना हमें कैसे करना चाहिए, अगदी हरावे लागले तरी कसे हारायचे, मतलब अगर हमें हारना ही पड़े तो भी हारने के लिए भी एक ट्रिक है, वो कैसे हमें करना चाहिए, ते खेळ आपल्याला शिकवतात। ये खेल हमें सिखाता है कि जीवन में हमें हार जीत अगर मिलता है तो उसका सामना हमें कैसे करना चाहिए। जिंकलो तर जिंकण्याचा आनंदही मिळवून देतात, और हम अगर जीतते हैं तो उस जीत का जो आनंद होता है, उसकी जो खुशी होती है, वो भी हमें यहाँ पर मिलती है खेल खेलने से। प्रत्येकाने दररोज थोड़ा व्यायाम केलाच पाहिजे। हर किसी को अपने जीवन में थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए, और खेल एक ऐसा तरीका है जिसमें अपने आप हमारा एक्सरसाइज हो जाता है। मला वेळ नाही ही सबब सांगू नका, मतलब अपने पसंदीदा हर कार्य को करने के लिए अगर उसके पास समय है तो व्यायाम उसके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए भी उसे समय निकालना ही चाहिए। वेळ नाही म्हणून जेवण करायचे राहते का, मतलब समय नहीं ऐसा बोल के हम खाना खाना छोड़ देते हैं क्या। दोन्ही जेवणासाठी कसा बरोबर वेळ मिलतो, यानी कि सुबह शाम दोनों भी टाइम खाना खाने के लिए हमारे पास कैसे बराबर टाइम होता है। मी म्हणतो ते पटले का तुम्हाला, दादाजी कहते हैं मैं जो तुमसे कह रहा हूँ तुम्हें समझ रहा है ना। जर काहीच व्यायाम झाला नसेल तर आज वयाच्या 66व्या वर्षासुद्धा मला जेवावेसे वाटत नाही, मतलब अगर मेरी बॉडी ने कोई भी एक्सरसाइज नहीं की हो फिजिकली, तो मुझे आज भी 66 ईयर्स का हो चुका हूँ तभी भी ऐसा लगता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैंने आज कोई एक्सरसाइज नहीं किया है। तुम्ही जसे मोठे व्हाल, शाळांतून कॉलेजात जाल, तशा तशा तुम्हाला कमी कमी वेळ राहणार आहे, यानी कि जैसे जैसे तुम बड़े होगे, स्कूल से कॉलेज की तरफ जाओगे, काम बढ़ जाएगा, तो तुम्हारा जो वक्त है, तुम्हारे पास जो टाइम है वो बहुत कम मिलने लगेगा। पण तरी तुम्ही व्यायामासाठी तास 2 तास काढलेच पाहिजे। बिजी शेड्यूल में होने के बावजूद भी तुम सभी को एक्सरसाइज के लिए घंटे 2 घंटे तो निकालने ही चाहिए। मग तो व्यायाम खुल्या मैदानावरील असो, एखाद्या क्लबातील असो, किंवा खास व्यायाम साड़ीच असलेल्या जिम मधला असो, मतलब फिर वो एक्सरसाइज चाहे तुम ओपन ग्राउंड में जाके कर लो, या किसी क्लब में जाके करो, या फिर जिम में जाकर करो, इससे फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क ये है कि हमें किसी ना किसी तरीके से घंटे 2 घंटे एक्सरसाइज करना ही चाहिए और अपनी बॉडी को फिट रखना चाहिए। आयुष्यातील प्रत्येक गोष्ट शाळा कॉलेजामध्ये शिकवून येत नसते, होय ना, मतलब लाइफ में हर एक छोटी से छोटी बात स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाई जाती है, कुछ चीज़ें हमें खुद के सेल्फ एक्सपीरियंस से सीखना होता है। म्हणून तुम्ही जसे मोठे व्हाल तसे तुम्ही आपले स्वतःचे शिक्षक व्हा, यानी कि खुद ही अपने टीचर बनो, और खुद हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है उसका डिसीजन लो। टेनिसमध्ये एखादा चेंडू रेषेच्या आत आहे की बाहेर हे आपणच पडताळून पाहतो, आणि त्याप्रमाणे तो खेळायचा की सोडून द्यायचा हे ठरवतो ना। मतलब टेनिस में जो बॉल है वो लाइन जो होती है, लाइन खींची जाती है, उस लाइन के अंदर है या बाहर है, ये हम खुद ही ऑब्जर्व करते हैं, उसे चेक करते हैं, और उसके बाद हमें खेलना है या छोड़ देना है ये हम डिसाइड करते हैं। उसी तरीके से तसेच प्रत्यक्ष आयुष्यामध्ये देखील आपल्याकरिता चांगले काय आहे आणि वाईट काय हे तुमसे तुम्हाला कळले पाहिजे, यानी कि लाइफ में क्या सही है तुम्हारे लिए और क्या गलत है, इस चीज़ का तुम्हें खुद जो है अंदाज़ा लगना चाहिए, तुम्हें समझ में आना चाहिए। म्हणजे तुम्ही स्वतःवर अवलंबून राहायला शिकले पाहिजे, मतलब खुद के ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट बनने की ज़रूरत है, स्वावलंबी झाले पाहिजे, तो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए इंसान को। आता आपण तिसऱ्या सहस्त्रामध्ये प्रवेश केला, तो अभी हमने थर्ड मिलेनियम में एंट्री ले ली है। संपर्क माध्यमे दळणवळण आणि संदेश वाहनाच्या आवाकाही वाढतो है, यानी कि अभी हमारे पास कांटेक्ट का बहुत सारा जरिया बढ़ चुका है, हमारे पास जो मीडिया है कम्युनिकेशन का वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। और ट्रांसपोर्टेशन दड़न यानी कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी सिस्टम हमारा भी एडवांस हो चुका है।
संदेश वाहन, जिससे हम अपना मैसेज यानी कि मैसेजिंग सिस्टम जो है हमारा टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब कुछ एडवांस में आ चुका है, जो पहले के ज़माने में नहीं था. तो आता आपल्या घरी बसल्या जागी हवी ती माहिती तुम्हाला ईमेल आणि इंटरनेटद्वारे मिळू शकतो. आप आज हमारे पास घर बैठे बैठे जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तुम्हें ईमेल से या इंटरनेट से मिल जाता है. तरीही तुमच्या मित्रांशी व कुटुंबियांशी असलेल्या आपल्या व्यक्तिगत संपर्क टूटू देऊ नका. यानी कि हम भले ही कितने भी बिजी क्यों ना हो जाएं, हमें हमारी फैमिली के साथ जो हमारा पर्सनल कांटेक्ट है वो टूटने नहीं देना चाहिए. या नव्या सहस्त्रकामुळे तुम्हाला माझ्या शुभेच्छा. गुड लक टू यू फॉर द कमिंग मिलेनियम. सप्रेम तुमचा आजोबा. विथ लव योर ग्रैंडफादर. दादाजी ने अपने बच्चों को आने वाले युग के लिए यानी कि आने वाले वर्षों के लिए शुभेच्छा दी है. तो बच्चों, दादाजी ने आपको भी ये मैसेज दिया हुआ है कि जीवन में हमेशा डिसिप्लिन को फॉलो करो और लाइफ में कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों ना हो, हमें उसमें से समय निकालना चाहिए और अपने शरीर के लिए थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ ही सबसे बड़ा वेल्थ है. बिना हेल्थ हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं. अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और आप इस चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें आपका अपना चेतना क्लासेस यूट्यूब चैनल, और आने वाली सभी वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं. वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारा मोटिवेशन है. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.